दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में राष्ट्रीय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सभी भारतीयों का डीएनए एक बताया। साथ ही उन्होंने गाय के नाम पर लिंचिंग करने वालों को हिंदुत्व के खिलाफ बताया और कहा कि ऐसे मामलों में कानून को ही अपना काम करने देना चाहिए। भागवत ने कहा कि भय के इस चक्र में ना फंसे कि भारत में इस्लाम खतरे में है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। उस अपनेपन के आधार पर एकता होती है, राजनीति के आधार पर नहीं होती। और संघ पहले से ऐसा मानता है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहां सही है कहां गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया। हम मानते हैं कि हम सबको जोड़ने वाला तत्व भारतीयता है। एक माँ की हम सब संतान है। सांस्कृतिक प्रवाह एक, परंपरा एक, संविधान में दिए गए आदर्श सबने स्वीकार किए और इसलिए हिंदू और मुसलमान हम सबका डीएनए एक होने के कारण हम में कोई मौलिक मतभेद नहीं। सरसंघचालक जी के बयान का स्वागत है। मोहन भागवत के बयान पर एआईएमआईएम नेता सदुद्दीन ओवैसी ने भी एक ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा कि आरएसएस के भागवत ने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी, इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्ट पनाही हासिल। मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा, हमारे सहयोगी यतीन्द्र शर्मा ने खास बातचीत की, सुनिए। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब, मोहन भागवत जी का बयान आया कि डीएनए सभी भारतीयों का एक है। क्या आपको लगता है, आप इससे सहमत हैं कि सभी भारतीयों का डीएनए? पहली बात यह कि संघ के विचार, जो सकारात्मक विचार है, वो हमेशा ऐसे ही रहे, लेकिन संघ विरोधियों के दुष्प्रचार संघ के सकारात्मक विचारों पर हावी होते रहे, क्योंकि संघ के कार्यक्रम, संघ के जो प्रमुख लोगों के बातें हैं, वो लोगों के बीच में सार्वजनिक रूप से कम आती थी। और बल्कि 1998 से पहले तक तो प्रतिबंध लगाया हुआ था इंदिरा गांधी जी ने, नेहरू जी की सरकार ने, और उसके बाद भी। अब दिक्कत ये हुई है कि जिन लोगों ने संघ की निगेटिव पिक्चर पेंट की थी, और वो उनकी दुकान थी, जिन लोगों ने पेंट की, और वो उनका धंधा था, अब उनको जो है वो बौखलाहट इस बात की है कि वो निगेटिव पिक्चर अब पॉजिटिव हो रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो हमने जहां जहां जाकर के निगेटिव पिक्चर पेंट की है, हम जब लोगों के बीच जाए तो लोग दौड़ा दौड़ा करके उनको हिसाब किताब मांगेंगे, तुमने ये क्या काम किया था। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं, जो अपोजिशन भी सवाल उठा रहा है कि उन्होंने डीएनए की बात कही है कि भारतीयों का डीएनए एक है, अगर पूर्व निकाला जाए तो पूर्वज सबके एक है। बिल्कुल है। जो इस भारत माँ की धरती पर पैदा हुआ है, जिसकी इस मिट्टी की, जिसके शरीर में और जिसके खून में महक है और सुगंध है, वो हिंदुस्तानी है, भारतीय है, उसका डीएनए भारतीय है। हाँ, उन लोगों को जरूर कुछ हो सकता है कि परेशानी हो जिनको हिंदुस्तानी डीएनए पे एतराज हो। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हिंदुत्व नफरत फैलाने का काम करता है, खासकर जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पर हिंदुत्व के नाम पर लिंचिंग जैसे काम होते हैं। देखो, नफरत के ये खलनायक लोग हैं, चाहे वो जिनका नाम लिया वो हों, चाहे कांग्रेस के कई लोग हों, चाहे कई और लोग हैं, जिनका एक ही धंधा रहा है कि जो है वो इस तरह की नफरत की खेती बो, उसके बाद वोटों की मंडी लगाओ
और वोटों की मंडी के साथ जो है वो वोटों की बोली और खरीद फरोख्त शुरू करो। ये उनका धंधा रहा है और वो धंधा जो था वो कहीं ना कहीं मंदा पड़ता जा रहा है दिन ब दिन। एक कांग्रेस नेता है दिग्विजय सिंह जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर भागवत जी जो संघ प्रमुख भागवत हैं वो अगर इस जो उन्होंने निर्देश दिए वो अपने शिष्यों को सिखा दें तो वो उनके भी शिष्य हो जाएंगे। अब ऐसा है ना कि मुझे लगता है कि अगर जो है वो दिग्विजय सिंह जी उसको ग्रहण कर ले तो सबसे अच्छा होगा उनके लिए, क्योंकि अगर वो ग्रहण कर लेंगे तो कभी भी वो जो है वो ओसामा बिन लादेन की जैसे खूंखार आतंकवादी के मारे जाने पर सवाल नहीं करेंगे। कभी भी जो वो है वो आतंकवादियों पर के खात्मे के लिए जो हमारे सुरक्षा बलों ने किया था उस पर सवाल नहीं करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल नहीं करेंगे, वो कभी नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जिनका कहना है कि हाँ बिल्कुल सभी भारतीयों को डीएनए एक है और जहां तक दिग्विजय सिंह की बात है वो अगर खुद सीख लें तो वो आतंकियों का पक्ष लेना बंद कर देंगे। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, न्यूज 18 इंडिया। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि सभी भारतीयों का सांस्कृतिक डीएनए एक ही है। हमारा मानना है कि सारे भारतीयों का सांस्कृतिक डीएनए तो एक ही है। हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, कोई ग्रंथ को मानेंगे, कोई मूर्ति पूजा में मानेंगे, कोई आस्तिक होंगे, कोई नास्तिक होंगे, परंतु हमारी सांस्कृतिक धरोहर तो एक ही है। हम मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, जैनी हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति का सांस्कृतिक डीएनए एक है। मोहन भागवत के बयान पर दिग्विजय सिंह ने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले कि हिंदू और मुस्लिम अलग नहीं, सभी भारतीयों का डीएनए एक है। मोहन भागवत जी, ये विचार क्या आप अपने शिष्यों, प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कार्यकर्ताओं को भी देंगे? यदि ये विचार मोहन भागवत जी आप अपने शिष्यों को पालन करने के लिए बाध्य कर दें तो मैं आपका प्रशंसक हो जाऊं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय दलवे ने मोहन भागवत के बयान पर सवाल खड़े किए। 10,000 साल पहले पूरी दुनिया की आबादी सिर्फ 10 लाख थी, और अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि 40,000 साल पहले पूर्वज सबके एक थे, तब तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश इन सबका भी डीएनए वही है। उनको भी शामिल कीजिए कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश सारी आबादी का डीएनए एक ही है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया। मोहन भागवत साहब ने जो बात कही है वो सही है, ये बात कोई गलत नहीं है। हम सब भारतीय हैं, हमारा डीएनए एक है। अगर हम सब भारत के नागरिक हैं, भारतवासी हैं, तो यहाँ धर्म का और जात का प्रश्न आता है कहाँ? सबका डीएनए भारतीय है, यही भागवत साहब ने कहा है और सरसंघ चालक जी ने जो कहा है उससे हम सहमत हैं। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, क्या क्या प्रमुख बातें जब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच पर पहुंचे थे भागवत साहब तो उन्होंने कही, जरा वो बताइएगा, और किस तरीके की सियासी हलचल तेज हुई है वो भी बताएं। देखिए, बिल्कुल कल संघ प्रमुख मोहन भागवत गाजियाबाद में एक पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में थे जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के द्वारा आयोजित किया गया था। वहां पर जो हमेशा संघ को लेकर सवाल होते हैं, जो संघ को लेकर भ्रम रहते हैं, उनको लेकर स्थिति बड़ी स्पष्ट की। हालांकि पहली बार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा नहीं कहा, वो ज्यादातर ऐसे जब भी इस तरह के मुद्दों पर कार्यक्रम होते हैं वो इस बात को कहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर एक बार फिर से दोहराया कि जो भारतीय हैं, जो भारत में रहने वाले लोग हैं, उन सभी का डीएनए एक ही है, चाहे वो किसी भी धर्म के, और खासकर हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात करते हैं वो भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं, क्योंकि जब डीएनए एक है तो उनमें एकता करने की जरूरत नहीं है। खासकर कर राजनीतिक तौर पर जो लोग इस बात को करते हैं वो भ्रम फैलाने का काम करते हैं। भ्रामक स्थिति है, क्योंकि साफ तौर पर यही नहीं, साफ तौर पर एक कदम और आगे बढ़कर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि ये कहना कि भारत में इस्लाम खतरे में है वो भी गलत है, क्योंकि भारत में इस्लाम खतरे में नहीं है, सभी मिलजुल कर रहते हैं। और जो लिंचिंग करते हैं, जो हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ कानून को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पहले भी जब लिंचिंग की घटना एक के बाद एक आनी शुरू हुई तो संघ की तरफ से बयान आया था कि वो लिंचिंग की घटनाओं का समर्थन नहीं करते हैं, और ऐसे में जो भी कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ हो सकती है जो हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए करते हैं, वो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून को अपना काम
करना चाहिए। इसके साथ ही संघ प्रमुख ने साफ तौर पर कहा कि पूजा पद्धति अलग हो सकती है, पूजा पद्धति अलग होने की वजह से किसी हिंदू मुसलमानों को अलग नजरिए से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि भारतीय संस्कृति एक है, विरासत एक है। ऐसे में इन सभी का डीएनए एक है। अगर 30 से 40 हजार साल पहले देखेंगे तो सभी के पूर्वज भी एक ही थे और उस बात को आत्मसात करना चाहिए। और जब इस बात को हम पहचान लेते हैं तो हिंदू मुस्लिम की जो खाई खड़ी करने की कोशिश की जाती है वो सामने नहीं आएगी। ठीक है, यतीन रहिए आप साथ जरा। देखिए, इस बीच लोक जनशक्ति के चिराग पासवान ने भी मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए समान है, किसी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप कैसे इस बयान को देखते हैं? देखिए, जात पात धर्म मजहब के आधार पर लोगों को बांटा जाए, उसके आधार पर उनसे भेदभाव किया जाए, ये गलत है। इसका पक्षधर हम लोग कभी भी नहीं रहे। मैंने तो हमेशा कहा है, ना जात ना पात करे सबकी बात। वहीं मोहन भागवत के बयान पर आरजेडी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। मैं तो कहूंगा कि देर आए लेकिन शायद दुरुस्त आने की कोशिश कर रहे हैं। मोहन भागवत जी, कई जानें चली गई, देश में खाई हो गई है समुदायों और कौमों के बीच में। ये क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता प्रतिष्ठान का शह रहा, उस शह को आपको खत्म करना, क्योंकि आपका सुनते हैं कि आप लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है जो रूलिंग पार्टी है, और कानून तो तब अपना काम करेगा ना जब कानून निष्पक्ष हो। वहीं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया। मोहन भागवत जी को इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज जिस तरह से जो किताब का लोकार्पण किया, उस मौके पर उन्होंने जिस तरह से सभी को लेकर चलने की बात और सब एक होने की बात, भारत और भारतीयता की जो बात कही है, ये बहुत मुबारक बात है। आज जिस तरह से देश हमारा पूरी दुनिया के अंदर आज विश्व गुरु के तौर पर देखा जाता है, और जिस तरह से आज हमारा देश जिस तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि उससे हम लोगों के अंदर एकता, मोहब्बत, भाईचारा इससे आएगा और इससे हमारे देश का बहुत बड़ा फायदा होगा। पर समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया ने मोहन भागवत के बयान पर क्या कहा, वो भी सुनिए। हम हमेशा से मॉब लिंचिंग के खिलाफ रहे हैं। कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। हिंदुस्तान संविधान और कानून से चलता है और संविधान और कानून को बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। हिंदुस्तान में जाति धर्म की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति होना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। यतेंद्र, अब देखिए कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तकरीबन सारी ही पार्टियों ने अपने रिएक्शंस दिए हैं, और एक जो प्रमुख बात मोहन भागवत ने कही, क्योंकि डीएनए वाली बात पहली बार नहीं कही, लेकिन जो प्रमुख बात कही, उन्होंने कहा लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के खिलाफ हैं। इसको कैसे देखा जाए? देखिए, बिल्कुल जो लिंचिंग की घटना एक के बाद एक हुई थी, तब भी संघ की तरफ से आधिकारिक तौर पर बयान आया था कि लिंचिंग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, ये हिंदुत्व की भावना के खिलाफ है। और कानूनन, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में कानून का राज है, तो ऐसे में कानून को जो कार्रवाई करनी चाहिए वो ऐसे लोगों के खिलाफ करनी चाहिए। यानी कि लिंचिंग करने वालों का समर्थन संघ ने उस समय भी मना किया था, और आज कल गाजियाबाद में जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ कर दिया कि लिंचिंग की घटनाओं का वो किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी लिंचिंग होती है तो कहीं ना कहीं आरएसएस और उसकी हिंदुत्ववादी इमेज को निशाना बनाया जाता है। और खासकर जब अब चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में भी इस बयान के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। कई अपोजिशन पार्टीज का कहना है कि चुनाव की वजह से संघ अपनी इमेज को सुधारने के लिए और राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस तरह के बयान आ रहे हैं। लेकिन संघ पहले ही साफ कर चुका है कि ऐसे लोगों को संघ या हिंदुत्व के एजेंडे से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि संघ का साफ मानना है कि इस देश में जो भी लोग रहते हैं, जो भी भारतीय हैं, उनका डीएनए एक है, उनकी पूजा करने की पद्धति अलग अलग हो सकती है। और इसका समर्थन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने भी किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो इस धरती पर जन्म हुआ है, जिसका भारत में जन्म हुआ है, वो भारतीय है, उन सभी का डीएनए एक है। और इस हिंदुस्तानी धरती पर रहने वाले लोगों को अलग अलग तरीके से नहीं देखा जा सकता। ये साफ तौर पर संघ प्रमुख के द्वारा, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा कहा गया है। और जाहिर है
कि चुनाव आएंगे तो राजनीति गरमाएगी और कहीं ना कहीं वोट बैंक की वजह से राजनीतिक पार्टियां इस पर रिएक्शन देंगी और रिएक्शन आ भी रहे हैं। लेकिन संघ प्रमुख ने साफ तौर पर जो संघ को लेकर जो इमेज बनाई गई है उसको तोड़ने की कोशिश की। हालांकि पहले भी संघ प्रमुख इस तरह के बयान देते आए हैं। संघ की तरफ से भी कई मौकों पर इस तरह की बार बार स्थिति स्पष्ट की गई है कि संघ के बारे में जो कहा जाता है वो इस तरह से नहीं है जिस तरह से बताया जाता है, यानी कि सबको एक साथ लेकर चलने की मुहिम पहले जाति को लेकर और धर्म को लेकर संघ ने स्पष्ट किया है कि जो इस भारत में रहता है वो उसे अलग अलग तरीके से नहीं देखा जा सकता। लोकतंत्र में ना हिंदू की प्रभुत्वता देखी जा सकती है और ना मुसलमानों की, सबको एक होकर ही रहना और यही भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है। जी शुक्रिया यतेंद्र। बिहार में मॉनसून ने दस्तक दी, उसी के साथ साथ ऐसी तस्वीरें आई जो अब इस बात को दिखा रही हैं कि लोगों की दिक्कतें वहां पर इस मॉनसून की बारिश के बाद बहुत बढ़ी हैं। कई जगहों पर कई गांव ऐसे हैं जो जलमग्न हो गए हैं। कई गांवों को पूरी तरीके से बाढ़ अपनी चपेट में लेने के लिए तैयार भी दिख रहा है, इसलिए लोग जो हैं वो डरे हुए हैं। पुल, सड़कें सब पानी के साथ बहती हुई नजर आ रही हैं। 3 तस्वीरें ये आपके सामने हैं, जहां पर देखिए पहली तस्वीर पश्चिम चंपारण की, वहां उफनती नदी में एक नाव पलट गई। राहत की बात यह रही कि सबको सुरक्षित बचा लिया गया। दूसरी तस्वीर पूर्णिया जिले की, यहां नदी की कटाव की वजह से देखते देखते एक प्राथमिक स्कूल जमींदोज हो गया। तीसरी तस्वीर सीतामढ़ी की है, वहां बाढ़ की वजह से कई गांवों को जोड़ने वाला पुल बह गया, जिसके बाद कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा है। तो कुल मिलाकर बिहार के पश्चिम चंपारण के बेतिया से जरा हम आपको तस्वीर एक बार दिखाएं। चौंकाने वाली ये तस्वीरें, वहां सिकरहाना नदी में एक नाव पलटने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि नाव इसलिए डूबी क्योंकि उसमें 25 लोग सवार थे, जबकि नाव में सिर्फ 10 से 15 लोग ही बैठ सकते हैं। यही वजह रही कि नदी में पहुंचते ही नाव का संतुलन बिगड़ गया और थोड़ी दूर जाने के बाद ही वो डूब गई, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। इस खौफनाक मंजर को देखकर वहां मौजूद लोग बुरी तरह घबरा गए। कुछ लोग तो डूबते लोगों को बचाने के लिए नदी में कूद पड़े। नाव किनारे पास ही पलटी थी, इसलिए कुछ लोग तैरकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। जिन लोगों को तैरना नहीं आता था उन्हें दूसरे लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल दिया। बिहार के बगहा से मुन्ना राज हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे ही सीधे समझ लेते हैं कि अभी किस तरीके का खतरा बिहार में अलग अलग जिलों पर मंडरा रहा है। मुन्ना राज। जी अर्पिता, हम अभी बगहा के सलाहा बरियरवा गांव में हैं। इस गांव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए यह जहां बच्चे आज खेल रहे हैं और पानी में तैर रहे हैं, वो गांव की मुख्य सड़क है जो एक दूसरे से कनेक्ट करती है। तो यह सिकरहाना के साथ साथ इन इलाकों में मसान नदी का कहर है और मसान नदी लगातार करीब 1 दर्जन ऐसे गांव है जिसको पूरी तरह टापू में तब्दील कर दिया है और इन गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। और जहां देखिए जहां मुख्य सड़क है उस पर पानी ही पानी है, जहां बच्चे तैर रहे हैं और आगे का इलाका में आप जाइएगा तो सड़क पर 5 से 6 फीट का पानी है, जहां तैरना भी मुश्किल नहीं है। उस इलाकों में लोग नाव के सहारे आ रहे हैं, बांस बल्ली और चचरी पुल के सहारे एक दूसरे गांव में जा रहे हैं। तो यहाँ कुछ लोग भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ किस तरह के हालात हैं, कैसे हालात देखते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा बुरा हाल हम लोग के यहाँ मसान नदी की वजह से है। जो मसान नदी की पानी जो है हर साल यहाँ बाढ़ आता है और हम लोग का जो बरियरवा सलाहा बरियरवा जो पंचायत है, ये बरियरवा जो गांव है, ये आधुनिक भारत का टापू बना हुआ है। यहाँ चारों तरफ से आने जाने के रास्ते बिल्कुल बंद है। यहाँ लगभग 100 से 150 एकड़ जमीन जो फसल जिसमें हम लोग धान की खेती किया करते थे आज पूरी तरह तबाह हो चुका है। आप सामने यहाँ से देख सकते हैं गन्ना का फसल कैसे बर्बाद हो चुका है। हम लोग जो भी ग्रामीण है यहाँ, हम लोग का सब सरकार से इस सिस्टम से यही मांग है
कि मसान नदी के दोनों तरफ गाइड बांध और हमारा जो फसल क्षति हुआ है उसके मुआवजे की मांग करते हैं। एक आदमी कैसे पानी है लोग कैसे यहाँ पर तो बहुत दयनीय स्थिति है, हम लोग का बहुत दयनीय स्थिति है। ठीक है मुन्ना राज, रहिए जरा आप साथ। वहीं बिहार के पश्चिम चंपारण की तस्वीरें भी दिखा दें। वहां बगहा में सिकरहाना और मसान नदी उफान पर है। आसपास के कई गांवों में इन दोनों नदियों का पानी घुस गया। सड़कें नदी की तेज धार में बह गईं, जिसकी वजह से सैकड़ों गांव जो हैं उनका शहरों से संपर्क कट गया। लोग आने जाने के लिए छोटी छोटी नाव का सहारा ले रहे हैं। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, किस तरीके से नाव पर ही बाकायदा मोटरसाइकिल लादे ये लोग नजर आ रहे हैं। यानी नाव में जितनी क्षमता है उससे ज्यादा सामान और लोग बैठे नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमने कई बार हादसों की तस्वीरें भी देखी हैं। नाव जो है वो बीच रास्ते में पलट जाती है, जिसके बाद कई बार लोगों की मौत भी इस वजह से हो जाती है। लेकिन लोगों के सामने भी रास्ता और विकल्प नहीं है, क्योंकि सड़कें पानी में डूब चुकी हैं और यहाँ से अगर निकलना है तो नाव ही एक सहारा है। लेकिन नाव की संख्या इतनी है नहीं कि सब लोग आराम से आ सके, इसीलिए एक नाव पर 25 से 30 लोग बैठे नजर आते हैं। बगहा के कई इलाकों में मसान के साथ सिकराना नदी ने तबाही मचा रखा है। करीब 4 दर्जन ऐसे गांव हैं बगहा में जिनका संपर्क पूरी तरह टूट गया है और वो इलाके टापू की तरह घिर गए हैं। हम कुछ तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यह मुख्य सड़क है, पूरी तरह सड़क पर पानी है और लोगों का सिर्फ नाव ही एक सहारा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह लोग अपने बाइक को, अपने पूरे परिवार को मजबूरन नाव के सहारे ही पहुंचा सकते हैं। और जो भी सड़क है, मुख्य सड़क है, उस पर पानी ही पानी है। लोगों की इतनी बड़ी परेशानी है और सरकार खामोश है, जानने की कोशिश कर। क्या किस तरह की परेशानी हो रही है आप लोग को? हम लोग को आने जाने में सर बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग जब भी बारिश की मौसम होती है हम लोग बहुत परेशानी से झेलते हैं। यहाँ से आने जाने में, राशन लाने जाने में, आने जाने में, कोई भी मार्केटिंग करना हो तो हर तरीका से हम लोग को दिक्कत होता है सर। बिहार के पूर्णिया से भी दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां देखते ही देखते कनकई नदी में प्राथमिक स्कूल का एक हिस्सा समा गया। गांव के लोगों ने बताया कि बाढ़ की वजह से कनकई नदी तेजी से किनारे को काटती चली गई, जिसे लेकर कई बार अधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि किनारे पर बना प्राथमिक स्कूल की इमारत नदी में समा गई। तो ये बिहार से आप तस्वीरें देख रहे हैं पूर्णिया की, जहां पर ये देखिए प्राथमिक स्कूल की ये इमारत है जो लगातार पानी की जो धार वहां से गुजर रही थी उसको झेल नहीं पाई और एक हिस्सा जो है वो पानी में ही समा गया। तो ये स्थितियां फिलहाल और घरों पर भी बनी हुई है, क्योंकि लगातार पानी का स्तर बढ़ रहा है, कटान की समस्या है और ऐसे ही खतरा मकानों के ढह जाने का भी है। मुन्ना राज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। मुन्ना राज, किस तरीके से प्रशासन की तैयारियों को आप देख रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पर सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, लोगों के घर, लोगों के आशियाने पानी में डूबते नजर आ रहे हैं। प्रबंध प्रशासन की तरफ से क्या किया गया? जी आपको मैं बताना चाहूंगा, मसान हम पहुंचे हैं और जिस गांव में पहुंचे यहाँ आने के लिए हमको करीब 3 जगह पानी पार करना पड़ा है। इस परिस्थिति में जहां भी जा रहे हैं ग्रामीणों के किसी भी जुबान से यह नहीं आ रहा है कि सरकारी कोई अधिकारी आया था और यहाँ रात तक आई थी। आप सामने तस्वीर देखिए कि कितने घर आपको दर्जन में घर दिख रहे हैं जहाँ जो पूरी तरह पानी से घिर गए हैं और वहाँ के लोग जलकैदी बन गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उन इलाकों तक अभी तक सरकारी महकमा कोई नहीं पहुंचा है। कैसे लोग जीवन गुजर बसर कर रहे हैं उनकी हालात नहीं है। हालांकि मसान नदी के जलस्तर में कमी जरूरी है, लेकिन परेशानी अब भी बरकरार है। तो देखिए सामने का जो सड़क है वो नदी में तब्दील हो चुकी है और पूरा गांव आप जिधर देखिएगा पानी ही पानी है। देखिए सामने की झोपड़ी में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यह परिवार पूरी तरह पानी में घिरा हुआ है। इसके अंदर क्या राहत कार्य सरकार का पहुंचा है अभी तक कहीं कोई इसका आता पता नहीं है। सरकारी राहत की बात करते हैं तो कुछ लोग हैं उनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हालात है और लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, सरकार ने क्या किया है इनके लिए, सरकारी स्तर पर क्या क्या हुआ अभी हुआ है, कोई आया था?
अभी कहाँ कोई आया था ही। तो कैसे आप लोग जी रहे हैं? पानी में खड़ा होकर जी रहे हैं, दूसरा क्या? तो कोई कर्मचारी, सीओ, बीडीओ, कोई बीडीओ नहीं आया है। तो कैसे जीवन यापन चल रहा है? कितना दिन से प्रभावित है? अरे 1 महीने से ऊपर हो गया। कोई नहीं आता है यहाँ? कोई नहीं आता है, मुखिया ना सरपंच ना कोई नहीं आता है। तो हालात आपने देखा कि इस गांव की क्या स्थिति है, और सरकारी राहत लोगों की जुबान बता रही है कि सरकार ने कितनी राहत इन इलाकों में दी है। लेकिन हम एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यह गन्ना प्रधान इलाका है और इस इलाके में मुख्य खेती गन्ना की है, और लगातार मसान नदी का जो कहर है, और पिछले 1 महीने से लगातार जलस्तर बढ़ घट रहा है, जिसके कारण गन्ना की फसल देखिए पूरी तरह चौपट हो गई है। और चंपारण का गन्ना का जो फसल होता है नकदी फसल माना जाता है। किसान यहाँ धान की खेती नहीं करके तमाम इलाकों में गन्ना की खेती करते हैं, ताकि नदी का जो पानी आए उससे कुछ लड़ने की क्षमता उस फसल को हो। लेकिन गन्ने की फसल भी इस बार थक चुकी है मसान नदी के कहर से। और ठीक है, आप रहिए जरा सा। देखिए, वहीं बिहार के सीतामढ़ी के हालात कुछ अलग नहीं है। वहां नेपाल से आने वाली नदियों ने जमकर तबाही मचानी शुरू की है। बागमती नदी की तेज धार की वजह से वहां एक इलाके में बना तटबंध 15 मीटर तक टूट गया, जिसकी वजह से नदी का पानी कई गांवों में घुस गया। सड़कें, कच्चे रास्ते सब पानी में समा गए। जहां गाड़ियां चलती थी वहां नावें चलती दिखी। तो अब जो सड़कें हैं वो भी जलमग्न हो गई हैं। कई जगहों पर पुल जो है वो टूट गया, जिसकी वजह से कई गांवों का जो संपर्क है वो शहरों से कट गया है। और लोगों के सामने अब ये दिक्कत है कि आखिरकार वो जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि नाव ही एकमात्र सहारा बचता है। लेकिन नाव भी इलाके में कम होने की वजह से लोगों को इस जगह से उस जगह जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सीतामढ़ी बिहार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए सड़क का एक पूरा हिस्सा, बड़ा हिस्सा पानी में समाता हुआ नजर आ रहा है। सड़कों के ऊपर भी अब पानी ही पानी नजर आ रहा है। यही नहीं, भारी बारिश की वजह से सीतामढ़ी शहर की सूरत तक बिगड़ गई। शहर के कई इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया है। यहां तक कि शहर के निचले इलाकों में बारिश का पानी घरों तक पहुंच गया है। सीतामढ़ी शहर को नगर निगम का दर्जा मिल गया है, लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं नगर निगम का दर्जा मिलने के बाद भी सीतामढ़ी शहर की सूरत हाल क्या है। यहाँ के अधिकांश जो पौष इलाके हैं वो भयानक जल जमाव की समस्या झेल रहे हैं। और स्थिति ये है कि लोगों की जिंदगी इस मानसून के दौरान पूरी तरीके से नारकीय होकर रह गई है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है और हालात तेजी से बद से बदतर होती जा रही है। और जो प्रशासनिक अमला है उसको इस मामले में पूरी तरीके से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है, लोग परेशान हैं। लेकिन लोगों की समस्याओं की तरफ प्रशासनिक जो महकमा है उसका ध्यान नहीं है। पूरी तरीके से वो चादर ताले सोए हुए हैं और लोग पूरी तरीके से नारकीय जीवन जीने को विवश है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए क्या परेशानी है यहाँ? जो है मैंने सड़क का पानी तो देख ही रहे हैं, मैंने हम लोग को निकलने के में भी बहुत दिक्कत है। और पूर्व से ही हम लोग बताते आ रहे हैं कि थोड़ा बरसात से पूर्व में इसको भरवा दिया जाए। आज तक मैंने कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ एक टोकरी मिट्टी भी नहीं डाला है, सड़क भी नहीं बनाया है। उधर बिहार के अररिया में तो बाढ़ से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। वहां नूना नदी में पानी तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आसपास के कई गांवों में नदी का पानी घुस गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें गांव के अंदर घुटने से ऊपर तक पानी भरा दिखाई दिया। ऐसे में लोग जान बचाने के लिए गांव छोड़कर किसी सुरक्षित जगह जाने के लिए मजबूर हैं। अभी हम सिकटी के परड़िया पंचायत के इलाके में है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह सालगुड़ी का जो यह गांव है वार्ड नंबर 6 बताया जाता है। और हम बता दें कि इस पंचायत में जो नूना नदी ने कहर बरपाया है, जो पानी पीने के लिए सरकार द्वारा जो नल जल योजना है वो देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर वो जो पानी देना था जिस नल को वो खुद डूब चुका है। और दूसरी तस्वीर हम दिखलाना चाहें कि यह सालगुड़ी गांव का जो है यह एक घर है जिसका एक रसोई घर है यहाँ पे। और ये रसोई घर में जो है बिल्कुल जो है पानी जो है लबालब हो चुका है, डूब चुका है। बाढ़ ने यहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर दिया है। लेकिन जो ब्लॉक के जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो अब तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। और तस्वीर आप देख सकते हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ईडी के सामने पेश नहीं होंगे।
उन्हें ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होना था, लेकिन उन्होंने ईडी को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका का हवाला दिया और वहां से फैसला होने के बाद ईडी के सामने पेश होने की दलील दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़ी हुई, और उन्होंने ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होना था, और लेकिन उन्होंने ईडी को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका का हवाला दिया और ना पेश होने की बात कही है। अभिषेक पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। अभिषेक, देखिए, जिस तरीके से अनिल देशमुख को ईडी ने आज सम्मन दिया था और बुलाया था पूछताछ के लिए, लेकिन अनिल देशमुख को पता है कि अगर ईडी के सम्मन पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर गए तो हो सकता है कि कई दूसरे मामलों की तरह जिस तरीके से पूछताछ में सही तरीके से बातचीत सामने न आने के बाद ईडी हिरासत में ले सकती है, ये डर है। और शायद यही वजह है कि अनिल देशमुख कल आनंद फानन में दिल्ली गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, और आज उन्होंने सुबह सुबह ईडी को अपना जवाब भेजते हुए कहा है कि वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं रह सके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट की याचिका में कुछ न कुछ दिनों में निकलने वाला है, और ऐसे में कुछ दिनों तक उन्हें इस मामले में वेट करना चाहिए, और साथ ही साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स वो इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो जब ईडी के सामने पेश हो तो पूरे पुख्ता सबूतों के साथ पेश हो, और इसलिए वो आज ईडी के सामने नहीं पेश हो सकते हैं। शुक्रिया अभिषेक। और इसी बीच एक बड़ी खबर पंजाब से जुड़ी हुई आ रही है। पंजाब में अब बिजली का मुद्दा जो है वो गहराता जा रहा है, और खुद सरकार के अंदर से ही आवाजें उठने लग गई हैं कि बिजली के मुद्दे पर कैप्टन अमरिंदर को कदम उठाने चाहिए। यहां पर राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने बकायदा इस मुद्दे को उठाया और ये कहा कि श्वेत पत्र लाना था, लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बाद भी अभी तक सरकार श्वेत पत्र लेकर नहीं आई है। विक्रांत यादव की ये खबर है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए। उन्हें बिजली पर अब तक श्वेत पत्र नहीं लाने पर अपनी सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि पंजाब सरकार ने मार्च 2020 में बिजली के मुद्दे पर एक श्वेत पत्र का वादा किया था। लगभग 16 महीने बाद भी राज्य की ओर से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई। बाजवा ने पंजाब सरकार से हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देने की मांग की। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों चंडीगढ़ में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर लोगों से 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था। अरुण सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए, जिस तरीके से ये अब सामने आ रही हैं तस्वीरें, प्रताप सिंह बाजवा सीधे सवाल अपनी सरकार पर उठा रहे हैं। किसी तरीके की और जानकारी सरकार की तरफ से, क्या ऐसा श्वेत पत्र लाने की तैयारी में आगे है सरकार? देखिए, सरकार की तरफ से कहा गया था कि श्वेत पत्र लाया जाएगा और उसमें बिजली खरीद समझौते से लेकर बिजली को लेकर जो जितने भी सवाल हैं, आशंकाएं हैं, उन सबका जवाब दिया जाएगा। लेकिन अब उनकी पार्टी के ही लोग सवाल उठा रहे हैं कि 16 महीने हो गए, आपने अपना वादा नहीं पूरा किया। ये सवाल सरकार पर लगातार आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जो सुखबीर बादल हैं वो लगातार लगा रहे हैं कि 5 साल के शासनकाल में अब तक पूरा होने जा रहा है वो, और अब तक जो वादे किए थे कांग्रेस सरकार ने वो पूरे नहीं किए। और जब पार्टी के अंदर से ही नवजोत सिंह सिद्धू हों, प्रताप सिंह बाजवा हों, जब वो लोग सवाल उठाते हैं तो जाहिर सी बात है सरकार पर दबाव पड़ता है, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर दबाव पड़ता है। और पार्टी के अंदर से ये जो सवाल उठ रहे हैं उसकी वजह यह है कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने लगभग 200 नेताओं से मुलाकात की थी, बात की थी, टेलीफोन पे कुछ नेताओं से बातचीत की थी पंजाब के, जो पंजाब के अंदर आंतरिक कलह उसको सुलझाने की कोशिश वो कर रहे थे। और तब सबसे बात करने के बाद उन्होंने एक 18 पॉइंट का एजेंडा भेजा था कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को कि इसको लागू करिए। उसमें 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात थी। जो सैंड माफिया है, ट्रांसपोर्ट माफिया है, ड्रग्स माफिया है, उन सब के ऊपर कार्रवाई की बात की थी, वो टाइम बाउंड मैनर में। साथ ही साथ गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मामले पर भी कार्रवाई की बात कही थी। लेकिन अभी तक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस मामले का कोई संज्ञान नहीं लिया है। शायद एक वजह है कि चाहे प्रताप सिंह बाजवा हो, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो, सारे कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। और अब बिजली की समस्या, हाल में ही आपने देखा था कि पंजाब में किस तरह से बिजली की किल्लत हुई थी, और चूंकि चुनाव सामने है, किसानों को बिजली अगर नहीं देंगे तो वोट बैंक खासा प्रभावित होगा। जिस वोट बैंक के जरिए अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि हम वापसी करेंगे, किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने किसानों के समर्थन में काफ़ी बातें कही थी। तो अब पार्टी के अंदर ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया और ये मोर्चेबंदी काफ़ी दिनों से चल रही है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मोर्चेबंदी को ख़त्म करने के लिए जो 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी, न तो उसकी रिकमेंडेशन के बाद कोई असर हुआ और न ही राहुल और प्रियंका से मुलाकात के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ही माने हैं। तो पंजाब में जो कांग्रेस है वो संकट में है, सरकार उसकी मुश्किल में है और चुनाव सामने है, इसलिए
कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो कहते हैं कि अगर इस संकट को जल्दी खत्म नहीं किया गया तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाएगी, हार का सामना करना पड़ सकता है। ठीक रही जरा आप साथ देखिए, कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने बिजली संकट पर अपनी पंजाब सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने राज्य सरकार से जल्द श्वेत पत्र लाने की मांग की, क्योंकि खुद पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने श्वेत पत्र लाने की बात कही थी, जिसके बाद अब प्रताप सिंह बाजवा ये सवाल उठा रहे हैं और सीधे सीधे अपनी ही सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। और 300 यूनिट बिजली फ्री देने की मांग भी बाजवा ने पंजाब सरकार से की है कि हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाए। अरुण हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अरुण, जिस तरीके का वादा आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली का किया था, वही चीज अब बाजवा दोहराते नजर आ रहे हैं। क्या कैप्टन अमरिंदर की तरफ से अभी तक कोई जवाब आया है? क्योंकि विपक्ष की भूमिका तो उनके ही नेता निभा रहे हैं अब। देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी अपने वादे पर या यूं कहें कि राहुल गांधी के निर्देश पर या अपने घोषणा पत्र पर अमल करती, उसके पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पंजाब जाके 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कराए हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने जो 18 पॉइंट के निर्देश दिए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह को, उसमें यह कहा गया था और हरीश रावत ने कहा था कि 200 यूनिट फ्री बिजली दिए जाने का वादा सरकार पूरा करेगी। पहली बात तो 4.5 साल के आसपास उसका कार्यकाल हो गया है। अब 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए जो वादा वो करेगी, उस पर कितना लोगों को भरोसा होगा, पहला सवाल। दूसरा यह है कि वो वादे भी वो हकीकत में बदले, इसको लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कोई कदम नहीं उठाया है। ये तब हो रहा है जबकि शीर्ष नेतृत्व यानी राहुल गांधी से बात करने के बाद हरीश रावत ने 18 पॉइंट उनको भेजे हैं। यही 18 पॉइंट हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू जिसकी डिमांड कर रहे हैं, प्रताप सिंह बाजवा जिसकी डिमांड कर रहे हैं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मुझे लगता है कि थोड़ा एक तरह से तौल रहे हैं नेतृत्व को कि नेतृत्व कहां तक जा सकता है उनको लेकर के। क्यों? इसके पीछे वजह है कि जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को तवज्जो मिली, दिल्ली में बैठकों का दौर चला, प्रियंका गांधी से लंबी मुलाकात होती है, राहुल गांधी से मुलाकात होती है, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को लगा, उनके खेमे को लगा कि तवज्जो नवजोत सिंह सिद्धू जैसे व्यक्ति को दी जा रही है। जिसके बाद रोक रही हूं अरुण, मैं आपको इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, कोरोना नियम तोड़ने की वजह से दिल्ली के सदर बाजार की रुई मंडी मार्केट को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, इससे पहले लक्ष्मीनगर सेंट्रल मार्केट को आज के लिए बंद किया गया और लाजपत नगर, माफ कीजिए, इससे पहले लक्ष्मीनगर मार्केट को भी आज तक के लिए बंद किया गया था। यानी एक के बाद एक मार्केट पर कार्रवाई हो रही है। मार्केट एसोसिएशन को यह बात समझाई गई है कि अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो ऐसे में एक आखिरी रास्ता मार्केट को बंद करने का ही होगा, जो सरकार और प्रशासन की तरफ से अब उठाया जा रहा है। 2 दिनों के लिए ये रुई मंडी बंद की गई है। इससे पहले लक्ष्मीनगर मार्केट बंद किया गया था क्योंकि वहां पर भी भारी भीड़ नजर आ रही थी और आज ही लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट जो है वो 1 दिन के लिए बंद किया गया। जावेद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जावेद, एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है, कई मार्केट बंद किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है 2 दिन के लिए फिलहाल बंद हुई है मंडी। देखिए, सेंट्रल जिला प्रशासन ने सदर बाजार की रुई मंडी को आज और कल यानी 2 दिन के लिए बंद किया गया है। जो आदेश प्रशासन की तरफ से जारी किया गया था उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इस रुई मंडी में कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा था, लिहाजा प्रशासन ये कार्रवाई करता है कि इस मंडी को 2 दिन के लिए बंद रखा जाए। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, आज लाजपत नगर मार्केट को भी बंद किया गया है और रुई मंडी को भी 2 दिन के लिए बंद किया गया। और उससे पहले हमने देखा कि लक्ष्मीनगर मार्केट को भी बंद किया गया था, जिसे हालांकि बाद में खोल दिया गया। तो प्रशासन हर जिले में सख्त नजर आ रहा है। किसी भी मार्केट में अगर कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो वहां सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो ये जिस तरह से तीसरी लहर की आशंका बताई जा रही है, उसको देखते हुए लगातार जो एजेंसीज हैं वो सख्ती बरत रही हैं और लगातार मार्केट एसोसिएशन से बातचीत करके ये कहा जा रहा है कि कोरोना नियमों का पालन कराया जाए। तो ये बड़ी खबर रुई मंडी से है। जी, शुक्रिया जावेद। एक बार फिर से लौट रहे हैं पंजाब की खबरों की तरफ। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी पंजाब में बिजली संकट पर एक ट्वीट किया और लिखा कि पंजाब सरकार पहले से ही 9,000 करोड़ की सब्सिडी देती है, लेकिन हमें घरेलू और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को 10 से 12 रुपए प्रति यूनिट सरचार्ज की बजाय 3 से 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली देनी चाहिए। साथ ही 24 घंटे की सप्लाई, कोई पावर कट नहीं और 300 यूनिट तक फ्री में बिजली दी जानी चाहिए। इसे आसानी से पाया जा सकता है। सिद्धू ने ट्वीट में आगे लिखा कि आइए हम कांग्रेस हाईकमान के प्रो पीपल 18 पॉइंट एजेंडा से शुरू करें और पंजाब विधानसभा में नए विधान के माध्यम से बिना किसी निश्चित शुल्क के नेशनल पावर एक्सचेंज के अनुसार
दरें तय करके बादल के हस्ताक्षर वाले बिजली खरीद समझौतों से छुटकारा पाएं। वहीं कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब सरकार से लोगों के लिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की भी मांग की। साथ ही उन्होंने अमरिंदर सरकार को सलाह दी कि उसके बाद वो 3 से 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली दे। नवजोत सिंह सिद्धू ने 3 दिन पहले भी बिजली संकट पर प्रदर्शन किया था। वहीं आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और एलजेपी नेता रामविलास पासवान की जयंती है। इस मौके पर एलजेपी के सांसद चिराग पासवान बिहार के हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे और ये बताया गया कि करीब 2 महीने तक चलने वाली ये आशीर्वाद यात्रा बिहार के कई जिलों से होकर गुजरेगी। चिराग पासवान ने बिहार रवाना होने से पहले दिल्ली आवास पर रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनकी मां भी उनके साथ नजर आई, जबकि परिवार के कई दूसरे सदस्य भी वहां दिखाई दिए। वहीं आशीर्वाद यात्रा पर रवाना होने से पहले चिराग पासवान ने न्यूज 18 से क्या कहा, जरा सुनिए। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान के लिए एक आज खास मौका है, क्योंकि आज से अपनी पार्टी के अंदर हुई अंदरूनी लड़ाई के खिलाफ आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। तो आज रामविलास पासवान का जन्म दिवस भी है, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज पहली बार ऐसा है कि पापा के जन्म दिवस पर वो साथ में नहीं है, दुख होता है। वो भी नहीं है और परिवार भी नहीं है कोई। आज बस मैं और मम्मी कहीं ना कहीं हम लोग अब अकेले पड़ गए हैं। पर हाँ, इसीलिए जनता के बीच जा रहा हूँ, बिहार की जनता के बीच उनका आशीर्वाद लूंगा, क्योंकि उनके अलावा अब कोई बचा नहीं मेरे पास। चिराग जी, बहुत कष्टदायी समय है, बहुत चुनौतीपूर्ण समय है, और आज आप आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये किसी के खिलाफ है या अपने लिए है? किसी के खिलाफ नहीं है, बस सिर्फ अब मुझे सिर्फ उनके आशीर्वाद की जरूरत है। जैसा मैंने कहा कि अब बिहार की जनता के अलावा मेरे पास कोई बचा नहीं, तो ये किसी को ना कोई ताकत दिखाना है, ना किसी के खिलाफ है, ये सिर्फ बिहार की जनता के बीच जाकर उनका आशीर्वाद है। चिराग जी, बहुत भावुक हो गए आप, माता जी भी आपके साथ में थी, परिवार के बहुत लोग साथ में थे, तो इस भावुकता की वजह क्या रही? यकीनन भावुक क्षण है, पहली बार ऐसा है कि पापा नहीं है। उनको मिस करता हूँ, याद आती है उनकी बहुत। हर साल हम लोग खूब धूमधाम से उनका ऐसे जन्मदिन मनाते थे। रात से ही घर में केक काटना, पापा को विश करना, ये सब होता था। आज पहली बार है कि इसमें से कुछ हम लोग नहीं कर पाए। रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर अब उनके नाम पर पार्टी के भीतर ही जोर आजमाइश शुरू हो गई है। एक तरफ चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ पशुपति पारस भी पटना एलजेपी दफ्तर में उनकी जयंती मनाएंगे। इस कार्यक्रम में पशुपति पारस, महबूब अली कैसर, वीणा देवी, चंदन सिंह और सूरज भान सिंह मौजूद रहेंगे। साथ ही बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता भी जुटने की उम्मीद है। रामविलास पासवान की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आज मेरे मित्र रामविलास पासवान जी की जयंती है। मैं उनकी कमी महसूस करता हूं। वो देश के सबसे अनुभवी सांसदों, राजनेताओं में से एक थे। पिछड़े वर्ग के लिए किया गया उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा।